Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 9 the early Mughals. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब इंडिया में मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है, बाबर कौन थे, बाबर का रूल कब से स्टार्ट होता है, हुमायूं कब थ्रोन असेंड करते हैं और अकबर का रीन कैसा था। मतलब जब अकबर रूलर थे तब कैसे लोग सरवाइव कर रहे थे, खुश थे, दुखी थे, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। अकबर को द ग्रेट अकबर क्यों कहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो डिस्कस करते हैं चैप्टर को। तो बेटा जो बाबर थे उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया 1526 में और बाबर के इन्वेजन से ही एंड हो जाता है किसका, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जो इतने टाइम से इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था उसका एंड होगा किसके इन्वेजन के साथ, बाबर के इन्वेजन के साथ। और बाबर का इन्वेजन कब हुआ, 1526 सीई में। ठीक है। अच्छा बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले बाबर के इन्वेजन से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, पहले से ही दिल्ली सल्तनत वीक होता गया था और उसका डिक्लाइन चालू हो गया था। कब से, तुगलक डायनेस्टी के फॉल के बाद। जैसे ही तुगलक डायनेस्टी का फॉल होता है दिल्ली सल्तनत का भी डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट एंड होता है दिल्ली सल्तनत का 1526 में विद द इन्वेजन ऑफ बाबर। जब बाबर इन्वेड कर रहे थे तो जो लोधी सुल्तान्स थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था दिल्ली के ऊपर और जो नेबरिंग एरियाज था उनके ऊपर। दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो थोड़ा सा रीजन था, ये सपोज करो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास का थोड़ा सा जो रीजन था, सिर्फ उसी पे जो लोधी सुल्तान्स थे उनका रूल था। बाकी जो इतना बड़ा एम्पायर पहले था, तुगलक्स और तुगलक्स के भी पहले, वो धीरे धीरे करके टूट गया था। बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंट होते गए थे। मतलब जो इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत था वो ग्रेजुअली छोटा 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 होता जा रहा था। तभी तो हम कह रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी के फॉल के बाद ही दिल्ली सल्तनत भी वीक होता गया। अब इतने सा जो एरिया था इस पर लोधी सुल्तान्स रूल कर रहे थे और ये जो लोधी सुल्तान्स हैं उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे जितने के पहले दिल्ली सुल्तान्स हुआ करते थे। तो अभी आपको समझ में आया कि लोधी सुल्तान दिल्ली और उसके आसपास के नेबरिंग एरियाज पे, थोड़े से एरिया पे कंट्रोल करते थे। तो फिर रिमेनिंग रीजन का क्या हुआ, रिमेनिंग रीजन टूट गया। टूट गया मीन्स अब सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर कंट्रोल नहीं करती है, बहुत सारे एरियाज में इंडिपेंडेंस रूलर रूल करने लग गए हैं। उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम अपने आप से रहेंगे, हमारे रूल्स रेगुलेशन खुद बनेंगे, हम अपने एरिया के राजा हो गए। जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी अब वो टूट गई। ठीक है। जो पॉलिटिकल सिनारियो था नॉर्थ इंडिया का वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था और बाबर ने इसी का एडवांटेज लिया। ठीक है भाई, आप किसी भी जगह जब जाते हो अटैक करने के लिए तो वहाँ के सिनारियो को पहले समझते हो ना। तो बाबर बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अब दिल्ली सुल्तान्स में इतनी दम नहीं बची है, चलो मैं जाता हूँ, इन्वेड करता हूँ और अब मैं कंट्रोल करूँगा। ठीक है। और यहीं से हम देखेंगे कि मुगल रूल एस्टेब्लिश होगा इंडिया में। बेटा अब हम रूलर्स को डिस्कस करेंगे, मुगल डायनेस्टी के रूलर्स को। तो बाबर ने 1526 से रूल स्टार्ट किया और 1530 तक रूल किया, सिर्फ 4 साल रूल कर पाए। फिर हुमायूं ने भी कम ही रूल किया। बेटा हुमायूं ने पहले 10 साल रूल किया 1530 से 1540 तक और फिर 1 साल 1555 से 1556 तक। ये 1 साल, ये 10 साल, तो टोटल 11 साल रूल कर गए हमारे हुमायूं और बेचारे बाबर तो सिर्फ 4 साल रूल कर पाए। अकबर ने बहुत लंबा टाइम रूल किया, 1556 में राजा बन जाते हैं और 1605 तक रूल करते रहते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि अकबर मात्र 13 साल की उम्र में तो क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे। एक्सक्यूज मी, तो इसका भी एक उनको एडवांटेज, एड ऑन एडवांटेज मिलता है। मात्र 13 साल की उम्र में अकबर रूलर बन गए थे, तभी तो वो इतना लंबा पीरियड रूल कर पाए। उसके बाद आए कौन, जहांगीर। इन्होंने 1605 से रूल करना स्टार्ट किया और 1627 तक रूल किया। तो मतलब इनका भी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला है ना, 22 साल ही रूल कर पाए ये। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक रूल कर पाए। औरंगज़ेब 1658 से 1707, अच्छा खासा टाइम इन्होंने भी रूल किया। बेटा अब हम बाबर को डिस्कस करेंगे। तो बाबर ने 4 साल रूल किया। बाबर का रूल इंडिया में एस्टेब्लिश होता है 1526 में और एंड होता है 1530। ठीक है। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये पहले मुगल एम्परर थे और ये किसके डिसेंडेंट थे बेटा, किस लीनियज को बिलोंग करते थे, तैमूर लंग और चंगेज़ खान। मतलब
ये किसके वंशज थे? तो ये वंशज थे तैमूरलंग के और चंगेज खान के। पहले मुगल एम्परर थे कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था। शुरुआत में कहाँ के थ्रोन को असेंड किया था? फरगना, एक बहुत स्मॉल प्रिंसिपैलिटी है। कहाँ पर? ट्रांसॉक्सिनिया। कहाँ का? में एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी है जिसका नाम है फरगना, वहाँ पर ये राजा बने। कब बने थे? 1494 में। कब बने थे राजा? 1494 में। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ पर मेरी टंग ही नहीं, मतलब बोल ही नहीं पाती हूँ प्रॉपर। ठीक है, 1494 में फरगना के राजा बन गए थे बाबर। इनकी जब पापा की डेथ हो जाती है उसके बाद बाबर फिर समरकंद को कैप्चर करते हैं, मात्र जब वो 14 साल के होते हैं तब। 14 साल की उम्र में ही ये समरकंद को कैप्चर कर लेते हैं, पर जल्दी ही इन्हें समरकंद से भगा दिया जाता है और फरगना से भी भगा दिया जाता है। और भगाने वाले कौन होते हैं? उज़्बेक। उज़्बेक कौन है बेटा? ये भी मंगोल ट्राइब ही है। तो फिर से ध्यान से सुनो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पहले मुगल एम्परर थे और ये डिसेंडेंट थे तैमूरलंग और चंगेज़ खान के। इन्होंने पहली बार जो इनकी ताजपोशी हुई वो कहाँ की हुई थी? फरगना की हुई थी। और फरगना एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी है, किसका? ट्रांसॉक्सिनिया का। और ये कब राजा बने थे? 1494 में, जब इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। बाबर ने जल्दी ही समरकंद को भी कैप्चर कर लिया। और कब? जब इस मात्र 14 साल के थे। पर जो उज़्बेक से, जो भी मंगोल ट्राइब ही हैं, इन्होंने समरकंद से इन्हें भगा दिया और फरगना से भी भगा दिया। इन्होंने बहुत सारे जो साल थे वो इधर उधर घूमते घूमते निकाले। बेचारे के पास ना तो घर था, कुछ भी नहीं था, इधर उधर वैंडरिंग, मतलब बेचारे भटक ही रहे थे। ठीक है, और फिर इन्होंने अपने लिए एक फ्रेश टेरिटरी बनाई जिसका नाम था काबुल। कब बना ली? 1504 में। 1504 में बेचारे घूमते घूमते एक एरिया को प्रॉपरली क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, मतलब वहाँ पर रहना वहना चालू करते हैं। और वो एरिया क्या होता है? काबुल। कब ये लोग काबुल में रहना स्टार्ट कर देते हैं? 1504 CE में। काबुल इन्होंने खुद से कार्व्ड आउट किया था, खुद से बनाया था। ये एक फ्रेश टेरिटरी थी जिस पे ये खुद रूल करने लगे। देख रहे हो समझदारी? नाउ इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब इन्होंने काबुल को अक्वायर कर लिया तो बाबर का ध्यान अब इंडिया की तरफ गया। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया के बारे में सोचना चालू किया। तो अब हम फर्स्ट रीज़न को डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला रीज़न क्या था कि सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया आए। बाबर के खुद के जो एंसेस्टर थे तैमूर, वो भी इंडिया आए। और वो इंडिया क्यों आए थे? सिर्फ इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्ट होकर। तो ऐसे ही जब तैमूर आए तो बाबर को लगा कि भाई इंडिया में कुछ तो है, तो चलो मुझे भी चल के थोड़ा बहुत तो इसको लूटना चाहिए। उसे पैसा चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि काबुल में इतना पैसा नहीं था उसके पास, तो उसे अपनी आर्मी को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए उसे पैसा चाहिए था। काबुल से जो पैसा मिल पा रहा था वो बहुत ही मीगर मतलब बहुत कम था। तो एक अच्छी आर्मी हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, काबुल डेवलप हो, उसके लिए उसे पैसा चाहिए था और उसी पैसे की तलाश में वो इंडिया आ रहा था। बाबर बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव था। एप्रीहेंसिव मतलब शंका में था, डर में था कि जो उज़्बेक हैं वो हो सकता है काबुल पे अटैक कर देंगे। ठीक है, और इंडिया को एक सेफ प्लेस मांगता था। किसके लिए? रिफ्यूज के लिए, कि भाई अगर यहाँ पर कुछ हो भी गया तो भाई इंडिया में मैं जाके रह सकता हूँ। भाई ये डर बाबर को हमेशा लगा रहता था कि उज़्बेक एक ना एक दिन काबुल पर अटैक करेंगे, तो उसे लगता था इंडिया एक सही प्लेस है, मैं वहाँ जाके रह सकता हूँ। दूसरा नहीं, अब तीसरा बेटा, वो प्रॉपर नज़र बनाए रखे हुए था इंडिया पे। तो वो जब देखता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया में बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, सिकंदर लोदी की डेथ हो चुकी है और जो दौलत खान लोदी है वो उसे इनवाइट कर रहा है कि आप आओ, जो कि कहाँ का गवर्नर है? पंजाब का। और वो चाहता है कि वो डिस्प्लेस कर दे किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और ये सारी बातों से बाबर एनकरेज हो जाते हैं और इंडिया पे अटैक कर देते हैं। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जब सिकंदर लोदी की डेथ हो जाती है तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है इंडिया में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। दौलत खान लोदी जो होते हैं, जो गवर्नर होते हैं पंजाब के, वो डिस्प्लेस करना चाहते हैं किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और इतनी सारी बातों के कारण बाबर इंडिया पे अटैक कर देता है। किसको डिस्प्लेस करना है? इब्राहिम लोदी को। ये कौन करना चाहते हैं? दौलत खान लोदी। इसीलिए किसको इनवाइट करते हैं? बाबर को। चलें आगे, चलो।
अब हम बात करेंगे कि भाई बाबर को कैसे सक्सेस मिलती है इंडिया में। तो बाबर को इनवाइट करते हैं कौन? दौलत खान लोधी। कब इनवाइट करते हैं? 1524 सी में कि आप आओ और इंडिया को इन्वेट करो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी बने रहे। तो वो चाहते हैं कि बाबर जो अगर अटैक करेंगे तो इब्राहिम लोधी को छोड़ना ही पड़ेगा अपनी जगह को। और इब्राहिम लोधी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे कौन? दौलत खान लोधी। बेटा जो बाबर होते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है चलो बढ़िया टाइम है, इंडिया पे अटैक कर दो। रिवर इंडस क्रॉस करते हुए इंडिया आते हैं, पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं और वापस काबुल चले जाते हैं। देखो, इंडिया आए, इंडस रिवर क्रॉस करके पंजाब पे अटैक भी किया और वापस चले गए। अपने आप को वापस से रीग्रुप किया और फिर अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बार आए, पंजाब पे अपना कंट्रोल किया, वापस कहाँ चले गए? काबुल। फिर से अपने आप को रीग्रुप किया और फिर से अटैक किया इंडिया पे। दौलत खान ने ये अज्यूम किया था, ये सोचा था, ये माना था कि जो बाबर है वो भी तैमूर की तरह होंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया को लूटेंगे और वापस चले जाएंगे। पर ये जो अजम्पशन था, ये जो सोच थी दौलत खान की, ये बिल्कुल गलत साबित होती है। भाई बाबर ऐसे नहीं होते हैं, है ना। बाबर चाहते हैं कि वो इंडिया में रूल करें, तो दौलत खान तो यहाँ पर हो जाते हैं फेल। उनको लग रहा था ये लूटेगा पीटेगा और वापस चला जाएगा। दौलत खान ने अज्यूम किया था अपने एंसेस्टर की तरह, मतलब तैमूर की तरह, बाबर भी इंडिया को लूटेगा, प्लंडर करेगा और काबुल चला जाएगा। पर बाबर ने री इन्वेट किया इंडिया को और हरा दिया दौलत खान को भी, और फिर दिल्ली की तरफ चला। दौलत खान को हराया और फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़े बाबर। बाबर और इब्राहिम लोधी एक हिस्टोरिक बैटल ग्राउंड में मिलते हैं। कहाँ पर? पानीपत में। कब? 1526 में। इब्राहिम लोधी लास्ट सुल्तान होते हैं दिल्ली सल्तनत के। बाबर उन्हें हरा देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कब हुआ था? 1526 में। 2 3 4 बातें यहाँ पर याद रखने की हैं, वो ध्यान से सुनना। बाबर और इब्राहिम लोधी कहाँ पर लड़ते हैं? पानीपत में। कब? 1526 में। जो इब्राहिम लोधी होते हैं वो कौन होते हैं? आखिरी सुल्तान होते हैं दिल्ली सल्तनत के। इनको हराने का काम किसने किया था? बाबर ने किया था। और कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। कब? 1526 में। अब बाबर क्यों जीत गए, उसके रीजंस हम पढ़ेंगे कि भाई क्या कारण रहे कि बाबर इतनी आसानी से जीत जाते हैं पानीपत में। जो बाबर की आर्मी होती है वो छोटी होती है पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, लॉयल होती है एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम लोधी फोर्सेस। इब्राहिम लोधी के पास फोर्स तो ज़्यादा होती है बेटा, पर इसकी जो फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होती, लॉयल नहीं होती। ठीक है, और बाबर की आर्मी छोटी है पर लॉयल बहुत है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। इस बात में हम तारीफ़ करेंगे बाबर की कि भाई कैसे उसने अपने सैनिकों को इतना मोटिवेट करके रखा था, इतना डिसिप्लिन रखा था कि वो उसके टुवर्ड्स इतने लॉयल होते हैं और बढ़िया तरीके से लड़ते हैं और इतनी बड़ी फोर्स को हरा देते हैं। किसकी फोर्स को हरा देते हैं? इब्राहिम लोधी की। जो बाबर थे उनके पास बेटर और इम्प्रूव्ड फायर पावर थे, आर्टिलरी थी, मतलब तोपें वगैरह अच्छी थी, फायर पावर बाबर के पास अच्छा था। ठीक है। और इंडिया में ऐसा कुछ पहले कभी यूज़ भी नहीं हुआ था, समझ रहे हो। बाबर एक तो बेटर और इम्प्रूव्ड फायर पावर लाया, उसके पास आर्टिलरी भी अच्छी थी और ऐसा कुछ इंडिया में अब तक यूज़ भी नहीं हुआ था। तो लोधी जी को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है जो यूज़ हो सकता है। अच्छा, बाबर खुद बहुत ही बढ़िया मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने ईजीली इब्राहिम लोधी की पूरी आर्मी को क्लीन स्वीप किया। बाबर की ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजीज की वजह से, ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे कौन? बाबर। उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से वो इब्राहिम लोधी की पूरी आर्मी को ईजिली राउट कर पाए। ईजिली राउटेड है ना, राउटेड जो वर्ड है, राउट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है किसी को भी आसानी से हरा देना। तो इब्राहिम लोधी की पूरी आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। किसने? बाबर ने। किसके थ्रू? अपनी बढ़िया मिलिट्री प्लानिंग के थ्रू। अब हम देखेंगे परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ पानीपत की। जो बैटल हुआ पानीपत का उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो जो बैटल हुआ था पानीपत का उसने मुग़ल रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। अच्छा बेटा, ये वो टाइम नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान की सोवरेनिटी बाबर को मिल गई हो, ऐसा नहीं था। ठीक है। दूसरे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी थे अभी जिनको
अभी हराना बाकी था। ऐसा नहीं था कि बाबर आए, एक बैटल ऑफ पानीपत जीता और सब कुछ बाबर को मिल गया। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इतना आसान कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी पूरे हिंदुस्तान की सोवरेनिटी बाबर को नहीं मिली थी। अभी और भी स्ट्रॉन्ग पावर्स, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे जिनके साथ अभी बाबर को लड़ना था, जैसे राजपूत, ठीक है, अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ठीक है, और दूसरे चीफ्स जो दिल्ली और आगरा में हैं, दिल्ली आगरा के आसपास के एरिया में हैं, उनसे भी अभी लड़ना बाकी था। इतनी इजीली कुछ थोड़ी ना मिल जाता है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ खानवा और चंदेरी को। चंदेरी के बैटल को, खानवा के बैटल को डिस्कस करेंगे। तो 1526 में बाबर की लड़ाई फिर से हो जाती है। कहाँ पर होती है? खानवा में होती है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। ये एक विलेज है जो कहाँ पर है? आगरा के वेस्ट में है, ठीक है। और किससे ये लड़ाई हो रही होती है? राजपूत। तो 1527 में बाबर अपने एक राजपूत ओपोनेंट के साथ लड़ते हैं। कहाँ पर? खानवा में, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। खानवा कहाँ है? आगरा के वेस्ट में एक छोटा सा विलेज है। बाबर अपना जो मेमोयर लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि जो राणा सांगा की फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लगभग कितनी? 2 लाख। पर बाबर लिखते हैं कि इसके बाद भी मेरी छोटी सी जो आर्मी थी उसने बैटल ऑफ खानवा को जीता अगेंस्ट राणा सांगा, क्योंकि हमारी कैवलरी बहुत अच्छी थी, हमारे घुड़सवार बहुत अच्छे थे, हमारे पास अच्छे कैनन थे, हमारे पास अच्छी तोपें थी, हमारे पास अच्छे घुड़सवार थे, मतलब घोड़े पे सवार सैनिक थे, हमारे पास अच्छी तोपें थी। इस वजह से हम राणा सांगा से जीत पाए, जबकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, ठीक है। और ऐसा बाबर ने कहाँ लिखा है? अपने मेमोयर में लिखा है। मेमोयर हिस्टोरिकल अकाउंट होता है या ऑटोबायोग्राफी भी आप बोल सकते हो। ऑटोबायोग्राफी तो खैर नहीं बोल सकते, पर हाँ खुद के द्वारा लिखा गया बाबर का एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि राणा सांगा की फोर्सेस इतनी ज़्यादा होने के बाद भी हमने उन्हें हरा दिया, हमारी छोटी सी सेना उन्हें हरा पाई। क्यों? क्योंकि हमारी कैवलरी अच्छी थी, हमारे पास अच्छे कैनन्स थे, मतलब तोपें अच्छी थी। जब खानवा बाबर जीत लेते हैं तो जो बाबर का पूरा की पूरा ध्यान है वो कहाँ चला जाता है बेटा? इस बात पे कि अब मैं क्यों ना काबुल से सब कुछ राजपाट समेट के कहाँ आ जाऊँ, हिंदुस्तान आ जाऊँ। तो जैसे ही खानवा की विक्ट्री होती है तो जो बाबर का जो एम्पायर का सेंटर होता है वो शिफ्ट कर जाता है काबुल से हिंदुस्तान। मतलब पहले काबुल भाई खुद ने बनाया था तो काबुल से भी बहुत प्यार था, पर अब वो काबुल से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? कहाँ कहाँ कहाँ? अपना दिल्ली, मतलब हिंदुस्तान आना चाहते हैं। और उन्हें कंट्रोल भी मिल गया था दिल्ली आगरा रीजन का। ग्रेजुअली उन्होंने धीरे धीरे करके ग्वालियर, धौलपुर और अलवर को भी जीत ही लिया था। देखो, अब वो चाहते थे कि काबुल से उनका एम्पायर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाए? हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाए, सेंटर हिंदुस्तान बन जाए। और आगरा दिल्ली को तो वो पहले ही कंट्रोल कर चुके थे। इसके बाद इन्होंने ग्वालियर के किले, धौलपुर और अलवर को भी जीता। 1528 सी में उन्होंने राजपूत्स को हराया जो मेदिनी राय की लीडरशिप में लड़ रहे थे, और चंदेरी का फोर्ट जीत लिया। चंदेरी का फोर्ट 1528 में जीत चुके थे हमारे बाबर। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, 1528 में राजपूत को हराया जो मेदिनी राय की लीडरशिप में लड़ रहे थे। बाबर ने फोर्ट ऑफ चंदेरी को भी जीत लिया आफ्टर अ सीज। जो विक्ट्री थी इन 2 बैटल्स में मिली हुई, खानवा और चंदेरी में, इसका मतलब ये था कि जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है बाबर के रास्ते का, इंडिया की जीत में जो 2 रुकावटें हो सकती थी, चंदेरी और खानवा, वो दोनों ही बाबर जीत चुके थे, ठीक है। और जो राजपूत थे वो भी थोड़े से न्यूट्रलाइज्ड हो चुके थे। राजपूत को भी ये अंदाज़ा लगने लग गया था कि यार बाबर को हराना इतना भी आसान तो नहीं है, इससे बेटर है चुप रहो। अब हम पढ़ेंगे बेटा बैटल ऑफ घाघरा। तो एक और इम्पॉर्टेंट ओपोनेंट थे बाबर के ईस्ट इंडिया में, वो थे अफगान्स। तो 1529 में बाबर उन्हें भी हरा देते हैं, ठीक है। बाबर सक्सीडेड इन डिफीटिंग द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान एंड नुसरत शाह, जो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था नुसरत शाह, रूलर जो थे,
उनकी आर्मी और अफ़गान की आर्मी दोनों मिली हुई थी। इन कंबाइंड आर्मी को, कंबाइंड फोर्सेस को भी बाबर ने हरा दिया। कहाँ? बैटल ऑफ घाघरा में। बैटल ऑफ घाघरा एक और बैटल था जिसमें बाबर जीते। वहाँ पर तो बाबर 2 फोर्सेस को हराए, एक अफ़गान की फोर्सेस थी और एक नुसरत शाह की। नुसरत शाह कौन थे? रूलर थे बंगाल के। और बेटा इस युद्ध को क्या कहा गया? बैटल ऑफ घाघरा। अब हम बात करेंगे बाबर की ऑटोबायोग्राफी की। तो बाबर बहुत बढ़िया राइटर थे। उन्होंने उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुज़ूक-ए बाबरी या बाबरनामा। अगर आपको बाबर की लाइफ को जानना हो, बाबर के रूल, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन सिस्टम को जानना है तो आप किसको पढ़ो? बाबरनामा को, जो उन्होंने खुद लिखी है। इससे ही तुज़ूक-ए बाबरी भी कहते हैं। ठीक है। तो बाबर की लाइफ के इंसाइट, बाबर के रूल के इंसाइट देखने हो तो किसको पढ़ो? बाबरनामा को पढ़ो। ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाबर ने डिटेल में लिखा है कि भाई कैसी हैबिट्स थी, कैसे कस्टम्स थे, है ना, ज्योग्राफी कैसी थी इंडिया की। मतलब हिंदुस्तान की बात अगर हम करें तो हिंदुस्तान में जो कल्चर था, जो कस्टम थे, जो ट्रेडिशन थे, जो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी थी, वो कैसे उनके एरिया काबुल से अलग थी। एक कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन उसने लिखा है। उनके जो मेमोयर हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट है, वो भी आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देते हैं इंडिया के, मतलब हिंदुस्तान के फ्लोरा और फौना की। और बेटा हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैनर्स, हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कैसे था, लोगों की आदतें कैसी थी हिंदुस्तान में उस टाइम में, जितने भी लोग रह रहे थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी हैबिट, उनके मैनर्स, इस सब की जानकारी हमें मिलती है जब हम बाबर के तुज़ूक-ए बाबरी को पढ़ते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर पीरियड में चलता क्या था, आदतें कैसी थी, ऑक्यूपेशन कैसे थे, वो सब जानना हो तो तुज़ूक-ए बाबरी को आप पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाबर कैसे रूलर थे, कैसे कनकरर थे, कैसे उन्होंने दुनिया को जीता, कैसे अपने एरिया के ऊपर रूल किया। तो बाबर बहुत ही टैलेंटेड सोल्जर थे। तभी तो बेटा एक अलग एरिया से आके एक अलग एरिया को जीतना, आसपास के एरिया को जीतना इतना आसान नहीं होता। अगर बाबर ये कर पाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो टैलेंटेड तो थे, एक ग्रेट जनरल थे, है ना, और वो इंस्पायर कर पाते थे लोगों को अपनी मेरिट से, है ना, लोगों को समझा पाए, बहुत फर्म भी थे। सो बाबर बहुत टैलेंटेड सोल्जर्स थे, एक बहुत बढ़िया जनरल थे, लोगों को इंस्पायर कर पा रहे थे, है ना, और थोड़े से फर्म भी थे। उनकी जो स्मॉल आर्मी थी, अगर हम कंपेयर करें उसको दूसरे इंडियन रूलर्स की आर्मी से, तो वो छोटी थी पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। जैसे तो वो अपनी छोटी सी आर्मी, भाई इंडियन रूलर से कंपेयर करो तो बहुत छोटी सी आर्मी थी बाबर के पास, फिर भी वो विक्टोरियस होते हैं क्योंकि उनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स होती हैं, उनके पास कैनन्स, तोपें होती हैं। अच्छा, आपके पास कितना ही मिलिट्री वेपन्स क्यों ना हो, कितनी अच्छी टेक्निक्स क्यों ना हो, पर अगर आप स्किल नहीं होंगे, आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस बात के भी एक्सेप्शनल स्किल्स थे, बहुत ही अच्छे मिलिट्री लीडर थे कौन? हमारे बाबर। तो जो बाबर थे उनके स्किल्स और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड में थे, बहुत सारी चीज़ों को वो कीनली ऑब्जर्व करते थे। नेचर के टूवर्ड्स भी उनका अलग ही लव था। उन्होंने सिमेट्रिकल गार्डन्स बनवाए, 4 बाग, जहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, फाउंटेन्स है, मतलब भाई अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग विचार रखते थे। बहुत अच्छी सोच इनकी थी, बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे नेचर को, नेचर को लव करते थे। उन्होंने बढ़िया सिमेट्रिकल गार्डन्स बनवाए इंडिया में। एग्जांपल है 4 बाग, यहाँ पर फ्लोइंग वाटर, मतलब पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, फाउंटेन्स भी हैं। भाई इंडिया में इन्होंने इस पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, ट्रेंड को तो चालू किया कि भाई गार्डन्स बने, गार्डन्स में फाउंटेन्स हों। बेटा जो बाबर थे वो बहुत ही रिलीजियस सुन्नी मुस्लिम थे, मतलब डिवाउट का मतलब होता है वेरी रिलीजियस, तो बहुत ही रिलीजियस सुन्नी मुस्लिम थे। पर ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही पसंद करते थे, दूसरे लोगों को भगा देते थे। भाई टॉलरेंस भी थी सारे रिलीजन्स के टुवर्ड्स उनके मन में। तो वो डिवाउट सुन्नी मुस्लिम तो थे, भैया एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति तो थे बाबर, पर वो दूसरे रिलीजन्स को भी टॉलरेट करते थे।
उन्होंने कभी भी उलेमास को परमिट नहीं किया कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस में प्रभाव बनाए बाबर के ऊपर। बाबर ने बोला मैं मेरा काम देख लूँगा भाई, पॉलिटिक्स मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं एक अच्छा राजा बन जाऊँगा, आप अपने धर्म का देखो। Although he was devout Sunni Muslim, then too he has a tolerance towards different religion. बेटा जो बाबर थे वो लर्नड पर्सन थे, बहुत सारी भाषाओं में प्रोफिशिएंट थे, कुशल थे। उन्हें पर्शियन आती थी, अरबिक आती थी, नेटिव लैंग्वेजेस आती थी। नेटिव लैंग्वेज कौन सी थी उनकी? टर्किश। उनके राइटिंग स्किल्स बेस्ट थी, जो उनके मेमोयर में दिखता है। उनके जो हिस्टोरिकल अकाउंट है उनको पढ़ोगे तो लगेगा भाई कि किसी बढ़िया व्यक्ति ने लिखे हैं। तो जो कि बाबरी देखोगे तो भी लग जाएगा यार क्या कमाल का इंसान था। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई डाउट आए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें।